और मोदी को हराना है, इसलिए नहीं हराना है कि मोदी गलत आदमी है, मोदी की नीतियां गलत है। मोदी जिस तरीके से आरएसएस की नीति पर चलते हैं, देश को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। महंगाई पर कुछ बात नहीं होती, रोजगार पर कुछ बात नहीं होती, सरकारी महकमे बिक रहे उस पर कोई बात नहीं होती, कुछ 2-4-10 लोगों को जो बहुत पैसे वाले बना रहे उस पर कोई बात नहीं होती। 81 करोड़ लोगों को अनाज दिए बिना, सरकार ने अनाज दिए बिना उनके 2 जून का रोटी नहीं चलती। ये जो हालत आई है इसके लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। राहुल गांधी की यात्रा में वही बात हो रही है। और जातिवादी बोलोगे हमको, तो आप क्या हो? आप किस तरीके से बात करते हो? आप किस तरीके से स्थापित होते हो? एक पर्टिकुलर अल्पसंख्यक जाति सारे महकमे में स्थापित है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज एक बार फिर हम अविनाश काकड़े जी की खिदमत में हैं। आप नागपुर में रहते हैं और इस वक्त नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के राज्य स्तर के, महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और ये पार्टी अभी कुछ दिन पहले तक महाराष्ट्र में सरकार में थी और एक इम्पॉर्टेंट पार्टी है उस इलाके महाराष्ट्र की सतह पर। अब आज हम जिन इश्यूज पर बात करेंगे अविनाश काकड़े जी से, वो ये कि देश का कुछ सियासी माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक तो ये कि राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से दिल्ली तक आ चुके, दिल्ली से आगे उनकी यात्रा जाने वाली है। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में बात कही है वो बहुत ही अहम है। उन्होंने ये कहा है कि मैं इस यात्रा के दौरान बीजेपी के खिलाफ एक अंडर करंट, एक जज्बा मैं महसूस कर रहा हूं। अगर अपोजिशन एक साथ आए और मुतबादिल नजरिया यानी ऑल्टरनेट विजन पेश करे तो बीजेपी को इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। एक इसी तरह का एक और बयान आया है बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का, जिनको कहा जा रहा था पिछले, जब वो बीजेपी से अलग हुए थे तो ये कहा जा रहा था कि शायद वो अपोजिशन का प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट का फेस बने, लेकिन अब वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका भी कहना यह है कि अगर अपोजिशन इकट्ठी हो जाए तो बीजेपी को डिफीट किया जा सकता है। उधर शरद पवार जी, जो खुद अविनाश काकड़े जी की पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करती है सरकारें बनाने में और अपोजिशन के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, और ये कि कांग्रेस खत्म नहीं हो सकती। यानी उन्होंने कांग्रेस के एक बड़ी पार्टी के तौर पर, नेशनल पार्टी के तौर पर वो आज भी उसकी स्वीकृति वो दे रहे हैं। तो ये ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि अब हालात बदल रहे हैं। जो अभी हाल ही में इलेक्शन हुए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीत करके आई, एक माहौल बदला है। इस पर बात करेंगे और इसके अलावा भी कुछ महाराष्ट्र के कुछ वहां के इश्यूज हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आगे बढ़ने से पहले से मैं बता दूं कि अविनाश काकड़े जी अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहस छेड़ी हुई है, हिंदू और हिंदुत्व। क्या हिंदू धर्म है और क्या ये कट्टर हिंदुत्व वाले इसको किस तरह से पेश कर रहे हैं? आप लोग उनके चैनल पर जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनकी वीडियोस देख सकते हैं। बहुत छोटी छोटी क्लिप देते हैं लेकिन उसमें बहुत ही अहम बातें होती हैं। आप ये बताइए कि अब ये माहौल बदलता हुआ क्या आप भी महसूस कर रहे हैं? जो बात एक ही दिन में, एक ही दिन के अखबारों में 2 बड़ी खबरें हैं यहाँ नॉर्थ इंडिया में, कम से कम नीतीश कुमार जी का बयान और राहुल गांधी जी का बयान। आप इसे कैसे देख रहे हैं? जी नमस्ते, आपके सभी दर्शकों को आपको नववर्ष की बधाई। हम नववर्ष में पहली बार बात कर रहे हैं तो बधाई तो बनती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आपने हमारे चैनल के बारे में बात किया तो उसमें भी आपके वजह से बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़े हैं। जी जी, नहीं बढ़ना चाहिए। देखिए देखिए, एक नजरिए के साथ काम करने वाले लोगों को, सभी को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए, सभी को मजबूत होना है और सभी अच्छी बात करने वाले लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये कोई एक बड़े नेता है शमसुल इस्लाम जी, जी जी जी, वो भी मेरे चैनल पे आके देखते और बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा कर रहे हो आप, जिस तरीके से करना चाहिए था। तो ठीक है, धन्यवाद आपका उसके लिए और उनका भी धन्यवाद।
आपने पॉलिटिकल की बात की है, तो अभी आने वाले 2023 यानी आज से अभी जो शुरू हो रहा है साल, वो साल में 1082 सीटों पर सियासी जंग होने वाली है। 9 राज्यों में चुनाव है, जिसमें 5 पर भाजपा सत्ता में काबिज है, 2 पर कांग्रेस है, और उसका फाइनल 2024 होगा। अभी ये 9 राज्यों के जो चुनाव होंगे, इसमें ये तय होगा कि एंटी इनकम्बेंसी कितना काम कर रही है, कांग्रेस की यात्रा कितना काम कर रही है, विरोधियों का इकट्ठा होना कितना काम कर रहा है, ये सब अभी इसमें दिखाई देगा। जैसे आपने बताया कि राहुल जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई हम सरकार के निर्णय क्षमता और इवेंट आधारित इनके विदेश नीति इवेंट आधारित नहीं होती, उसमें एक स्टेबिलिटी होती है, मगर ये हर बात का इवेंट करते हैं, हर बात का इवेंट। जैसा G20 आया, G20 का यहाँ समिट हो रहा है, वो तो सर्कुलेशन में पोस्ट मिलती रहती है, मगर उन्होंने इसका भी इवेंट किया कि देखो हमने क्या किया, ग्लोबल लीडर बन गए। तो ये इवेंट आधारित जो नीति है, इससे सरकार माने हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और इसी के तहत उन्होंने बोला था कि भाजपा सरकार जो है, हम जब उनके निर्णय क्षमता पर बात करते हैं, विदेश नीति मतलब चाइना के साथ में नीति पर जब बात करते हैं, तो ये सवाल उठा देते हैं कि आप सेना पर प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं। ये शिखंडी का काम कर रहे बीजेपी वाले, ये शिखंडी का काम करके पीछे से तीर चलाते, सेना के पीछे छुपते हैं। ये राहुल जी ने कहा कि सेना के पीछे छुप कर तीर चलाना, सेना का सबको सम्मान है, भाजपा को सम्मान नहीं है। भाजपा ने अग्निवीर बना दिया, ये सम्मान की बात नहीं है। जिनको 4 साल अग्निवीर करके काम करेंगे, उनका सिपाही के बराबर भी आप स्टेटस नहीं दोगे, उसको फ्रेशर करके आप ये करोगे। जिसकी जवानी के 4 साल निकल जाए, उसको फ्रेशर के तौर पर आप लोगे, जबकि आपने बोला था कि प्रायोरिटी देंगे, मगर वो नहीं दोगे। तो ऐसे लोग सच में सेना का सम्मान करते हैं, इस पे शक होना चाहिए, पूरे देश को शक होना चाहिए, मगर वो सेना के पीछे खड़े होते हैं और तीर चलाना शुरू कर देते हैं। राष्ट्र का मतलब इन्होंने ऐसा तय कर लिया है कि राष्ट्र का मतलब आरएसएस और धर्म का मतलब है भाजपा की सरकार। तो ये जो है, ये डिस्कोर्स के बारे में सबको बोलना पड़ेगा, सबको इस पे सवाल उठाना पड़ेगा। अभी एक अमित शाह जी का स्टेटमेंट आया कि आईटीबीपी के कारण भारतवर्ष का 1 इंच भी जमीन कोई नहीं ले सकता। भाई आपने देखा होगा कितनी कॉलोनियां बस गई है, कितने किलोमीटर, कितने हजार हेक्टर जमीन उन्होंने दखल कर लिए, उस पे कुछ नहीं बोलेंगे। 1 इंच जमीन अभी नहीं ले सकते, अभी जो ले लिया उसका क्या? 4-5 सालों में जो जमीन ले लिया उन्होंने, आपके ऊपर आपके जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। एक तरफ वो झील है, झील के पास की भी जमीन उन्होंने ले लिया, जो नो मैंस लैंड थी उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया, बंकर बना लिया। जहां पिछले वक्त सैनिकों के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया था, चाइनीज सोल्जर ने, हमारे सैनिक मारे गए थे। तो अभी लेकर असम तक ये सारी चीजें चल रही है। ये क्यों चलती है? ये जानबूझकर चलाती है बीजेपी सरकार, ये जानबूझकर इस तरीके से हरकत करती है, सख्ती से काम नहीं लेती, क्योंकि ये उसका डिफेंस करके उपयोग करती है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में एक सुप्रीम कोर्ट में एक ये दिया, एफिडेविट दिया बीजेपी सरकार ने कि ये कोरोना से वैक्सीन के कारण जो मौतें हो रही है उसकी हमारी जिम्मेवारी नहीं है। फोटो छाप के देने में उसकी जिम्मेवारी थी। कोरोना की वैक्सीन नहीं लोगे तो यहाँ आपको एंट्री नहीं मिलेगी, वहां एंट्री नहीं मिलेगी, रेल का ये टिकट नहीं मिलेगा, मेट्रो में आपको माने एंट्री नहीं मिलेगी, ये बोलते वक्त तो उनकी जिम्मेवारी थी। और जब उससे मौतें हो रही है, ये प्रूव हो रहा है कि ये कोरोना के वैक्सीन के कारण इंटरनल डैमेजेस हो रहे हैं और उससे मौतें हो रही है, अब सरकार बोल रही है कि इसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। और इसको छुपाने के लिए छोटे छोटे विवाद पैदा करना, महापुरुषों का अपमान करना, कमेंट्स ऐसे कर देना कि सारी दुनिया में सारे के सारी पार्टियां भ्रष्ट है, खाली बीजेपी छोड़ के, और बीजेपी में जो आ जाए वो साबुन से साफ हो जाता है, कमल छाप साबुन से साफ हो जाता है। ये जो हरकत है, ये हरकत हमारे देश की गरिमा को गिरा रही है। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट्रियन अमेरिका का हो या ब्रिटेन का हो, भारत के विरोध में बोलने लग गए हैं कि भारत में जो सेकुलरिज्म था, भारत में जो सभी धर्मों का सम्मान के स्वरूप देखा जाता था, भारत कभी किसी धर्मों के प्रति धर्म देख के अन्याय नहीं करता था। उसकी नीति में जो बदलाव मोदी जी की सरकार और मोदी जी ने किया है, और कैसे बदलाव करते देख लीजिए। 25 दिसंबर क्रिसमस की बधाई मोदी जी देते हैं, और जो सेंटा क्लॉज घूमते हैं उनको इनके बजरंगी पिटते हैं। ये 31 का और 1 जनवरी का बधाई देंगे मोदी जी, मगर इनके जो लोग रहेंगे बोलेंगे मराठी का नववर्ष या
भारत का जो नव वर्ष है, हिंदी कैलेंडर का या मराठी कैलेंडर का नव वर्ष मनाएंगे। ये दोगले है, दो मुंहे हैं ये कभी अपने इस पे इधर भी चीत भी इनकी, पट भी इनकी, और बाकी सब माल अंटी में डालने का काम इनका करते हैं। ये खाली सत्ता, पैसा और अपने धार्मिक काम इसलिए करते हैं कि इनको पैसा मिलता रहे, इनको सत्ता मिलती रहे। जितने इनके डिस्कोर्स हो गए आप ध्यान में रखिए कि इनको पैसे के लिए और सत्ता के लिए ही सारे कार्य बीजेपी के समर्पित है। मोदी जी नाम के एक जो जिसको क्या बोलते हैं कि जो ये तैयार करते हैं ना, बराती घोड़े जो तैयार करते हैं, आरएसएस जो बराती घोड़े तैयार करते हैं, तो उसमें हर एक को अलग अलग काम दिया जाता है। आदरणीय मोदी जी को उन्होंने काम दिया है कि इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन जीतना है, इसलिए मोदी जी 5 साल इलेक्शन मोड में होते हैं। ये जब सवाल पूछते हैं कि मोदी नहीं तो कौन है, ये सवाल बीजेपी का है। बीजेपी में मोदी के सिवा और कोई नहीं है। वो बाबा भी नहीं आ सकता। मध्य प्रदेश वालों को तो पहले डैमेज करके रखा। हमारे यहाँ के तो सीएम जो थे उनको डिप्टी सीएम बना के क्रैश कर दिया। तो इनके पास नेता नहीं है। ये सवाल अपने से पूछने की बजाय दूसरे से पूछते हैं। अभी देख लीजिए, नीतीश कुमार जी ने बोला कि हम 1 सीट हारे 2 सीट जीते, मगर सवाल उसी सीट पर होता है। वो सीट क्या है? कुरानी पर। दूसरी 2 सीट जो जीते उसके ऊपर कोई सवाल नहीं होता, उसका प्रोपोगंडा भी नहीं होता। तो सारा मीडिया गोदी मीडिया हो गया। महाराष्ट्र में देखिए, शरद पवार जी ने स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस के बिना कोई इसमें बीजेपी का अपोज उस तरीके से कोई नहीं कर सकता, और कांग्रेस को समाप्त करने का ये ख्वाब है। कांग्रेस कभी समाप्त नहीं होगी क्योंकि वो विचारधारा थी, विचारधारा है। तो अभी मुझे बताइए कि उन्होंने एक दूसरा स्टेटमेंट दिया कि बीजेपी दुरुपयोग करती है। हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री जो है वो उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे। उन्होंने सीधा सीधा कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। कोर्ट ने बोला कि भाई इनके ऊपर तो मामला ही नहीं बनता था। आपने उनको बोला था 100 करोड़ का गबन किया, आपने उनके ऊपर 107 से ज्यादा रेड मारा, मगर आपके हाथ में कुछ नहीं मिला, आप कुछ प्रूव नहीं कर सके। एक परमवीर सिंह जिन्होंने कंप्लेंट किया था, स्टेटमेंट दिया था, वो बोलते कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। एक दूसरा सचिन वजह नाम का एक अपराधी जिसने हत्या भी की और सब कुछ किया, उसके एक बयान पर होम मिनिस्टर को उठा लिया और 13 महीने 27 दिन जेल में रख दिया। उसके सबूत कुछ नहीं है। कोर्ट ने ये दिया, मगर ये उसके ऊपर भी मुजोरी इनकी चली रही है। संजय आपको मालूम है, संजय राउत जी। काकड़े जी, आगे जाने से पहले मैं आपकी बात समझना चाहता हूं कि ये जो अपोजिशन को इकट्ठा करके बीजेपी को हराने की बात शुरू हुई है, अभी ताजा जो ये कई स्टेटमेंट्स आए हैं, इनको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई सीरियसली कोई ऐसी कोशिश, आगे बढ़ने के इम्कान, कोई चांसेस आपको लग रहे हैं? क्या ये जो बात कही जा रही है राहुल गांधी जी की तरफ से हो या शरद पवार जी की तरफ से या नीतीश कुमार जी की तरफ से, क्या आप इसमें वो चांस, वो संभावना देख रहे हैं, या ये वक्ती सिर्फ अखबारबाजी है? क्या कुछ इम्कान है, क्या चांसेस हैं? मैं उस पर थोड़ा सा आपसे ज्यादा समझना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी और एक आध 2 पार्टियां छोड़ के सारी पार्टियां इकट्ठा आएगी, उनमें हलचल पैदा हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से विरोधी पार्टियों के नेताओं में इलीगल तरीके से पकड़ के जेल में डालने का सिलसिला इन्होंने शुरू किया, तो दहशत ज्यादा दिन नहीं रहती है। राजनीति हो या समाज में दहशत नहीं रहती। जो दहशत पैदा करता है उसके विरोध में समाज इकट्ठा हो जाता है। तो वो पार्टी अभी इकट्ठी होगी, उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता। आम आदमी छोड़ के बाकी सारी पार्टियां इकट्ठा होने में कोई शंका नहीं है, मुझे कोई शंका नहीं है। आम आदमी पार्टी नई इमर्ज हो रही है तो वो शायद नहीं होगी, मगर बाकी सारी पार्टियां भी इकट्ठा आके इनके विरोध में लड़ने का अभी जो मन बना रही है, उसका कारण ही है कि हर प्रदेश के नेता में कोई ना कोई केस डाला है इन्होंने। हर प्रदेश के नेता में ईडी पीछे लगाया है, सीबीआई पीछे लगाई है, इनकम टैक्स पीछे लगाया है। तो ये पूरे देश में पॉलिटिकल माहौल को खराब करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि हमारे सिवाय कोई ईमानदार नहीं है। तो ये समझाने की जरूरत है, भैया आपके कितने ईमानदार है। जिसके ऊपर आप आरोप लगाते हो वो तुरंत आपके पार्टी में आ जाए तो उसको क्लीन चिट मिल जाती है। जैसे आपके पार्टी में वो शामिल हो जाता है, आपके फेवर में स्टेटमेंट देने लग जाता है, उसकी इंक्वायरी रुक जाती है। तो ये सारी चीजें ये देश में सारी पॉलिटिकल पार्टियों को इकट्ठा आने में, बीजेपी के विरोध में इकट्ठा आने में बाध्य करेगी और बाध्य कर रही है। ये जो बीजेपी की गुंडाई चल रही है
उसके विरोध में सारी पार्टियां इकट्ठा आएगी और देश का जनमानस भी यही चाहता है। अगर जनमानस को नहीं समझेगी, पार्टियां नहीं समझेगी, विरोधी पार्टियां, तो ये देश का और विरोधी पार्टियों का दुर्भाग्य है। अच्छा, राहुल गांधी में इस भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली तक पहुंचने के बीच में और अब तक जो कुछ उनकी बातें सामने आ रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, उसमें आप कितनी उम्मीद देख रहे हैं, कितनी मेच्योरिटी देख रहे हैं राहुल गांधी में? अगर मैं सीधा सवाल करूं तो देखो, कांग्रेस का कुछ बढ़े ना बढ़े, राहुल गांधी जी का ग्राफ बढ़ गया है। कांग्रेस का इसलिए नहीं बढ़ेगा कि कांग्रेस के पास में जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बनाने वाले लोग वो नहीं है, मगर उन्होंने अगर वो बड़प्पन की भूमिका ली है कि हमको मोदी को हराना है, हमको बीजेपी को हराना है, अगर इस तरीके से किए, और मोदी को हराना है इसलिए नहीं हराना है कि मोदी गलत आदमी है, मोदी की नीतियां गलत है। मोदी जिस तरीके से आरएसएस की नीति पर चलते हैं, देश को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। महंगाई पर कुछ बात नहीं होती, रोजगार पर कुछ बात नहीं होती, जो सरकारी महकमे बिक रहे उस पर कोई बात नहीं होती, कुछ 2-4-10 लोगों को जो बहुत पैसे वाले बना रहे उस पर कोई बात नहीं होती। 81 करोड़ लोगों को अनाज दिए बिना, सरकार ने अनाज दिए बिना उनके 2 जून का रोटी नहीं चलती। ये जो हालत आई है इसके लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। राहुल गांधी की यात्रा में वही बात हो रही है और उसके कारण लोग उनके साथ में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जो बोला कि मैंने कहीं देश में नफरत नहीं देखा, सच में सर एक बात मैं आपको बताता हूं कि इस देश का हिंदू मानस, जो बहुसंख्यक मानस है, वो नफरत नहीं चाहता। हजारों सालों की परंपरा रही है कि हिंदुओं ने कभी आक्रमण नहीं किया, किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, और यहाँ के जो लोग आए उनको सबको साथ में लेकर चलने का इस देश का मानस है। हमारा ऐसे ही नहीं बोलते हम कि बुद्ध, महावीर और गांधी और बाबा साहब जी का देश है ये उनके विचारधारा पर चलने वाला देश है जिसमें हिंसा को कोई जगह नहीं है। और बीजेपी और आरएसएस हिंसा के बिना कुछ बात करती नहीं है या सोचती नहीं है। इसको समझ के ही लोगों को सोचना है और विरोधी पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा। परिवर्तन अवश्य होगा। अच्छा, परिवर्तन अवश्य होगा, तो अब उसमें आगे क्या क्या इम्कान है? देखिए, अभी जो 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 बड़ी पार्टियां हैं, मिसाल के तौर पर वेस्ट बंगाल है, उसके अलावा महाराष्ट्र में आपकी पार्टी है और 2-3 पार्टियां जो जिन्होंने मिलकर के सरकार बनाई थी, और कई राज्यों में कांग्रेस की अपनी सरकार है, मिलीजुली सरकार है। तो ये आपको वो जो गोदी मीडिया पूरे देश पर भगवा रंग दिखा करके ये दिखाता था, अब से साल 6 महीने पहले तक के पूरा देश का भगवाकरण हो चुका, आप उसमें किस तरह से, कैसे जुड़ेगा सब कुछ, क्या कुछ, किस प्रोसेस क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेगा? देखो, ये देश बड़ा है, 8-9 प्रदेशों में बीजेपी की सत्ता है, बाकी प्रदेशों में गठबंधन के साथ में सत्ता है। दिखाना अलग है। आपको पहले ही बोला कि ये दोगले लोग हैं, ये प्रचार प्रसार में बहुत आगे होते हैं और गोबल्स की नीति पर चलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये वस्तु स्थिति जो है ये सबको एक सुर में बोलना पड़ेगा, विरोधियों को एक सुर में ये वस्तु स्थिति के बारे में बात करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और कांग्रेस जो मुख्य भूमिका निभाएगी, उस कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि संगठन मजबूत हुए बिना हम अकेले लड़ेंगे, अकेले चलेंगे, तो इसका मतलब है कि आप बीजेपी को नहीं हराना चाहते हो। आप बीजेपी को हराना चाहते हो तो बड़े भाई की भूमिका में आपको आना पड़ेगा और जिसकी जहां शक्ति है उसके अनुसार उसको सीटें देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल खत्म हो जाओ, ऐसी सीटें दो। मगर एक बात ध्यान में रखो कि कांग्रेस, सारी विरोधी पार्टियों को भी मैं बोलता हूं कि कांग्रेस के साथ में गठबंधन करने से आप बड़े होते हो, आपकी मजबूत होती है शक्ति, और बीजेपी के साथ में गठबंधन करने से आपका नेतृत्व भी मर जाता है और आपकी पार्टी भी मर जाती है। बीजेपी ऑक्टोपस का काम करती है, जिसके साथ में जाती है उसको निगल जाती है। जिसके भी साथ में जाएगी, वो कोई नेता हो या कोई पार्टी हो, उसको निगलने का काम बीजेपी करती है। और कांग्रेस ऐसा नहीं करती है, कांग्रेस इस तरीके से बात नहीं करती, मगर कांग्रेस को अपनी सेहत सुधारना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में जो सेहत हो गई है, तो ये सेहत के बारे में सोचना पड़ेगा। अकेले चलो की नीति पर कांग्रेस अगर चलेगी तो फिर ये देश का दुर्भाग्य होगा। जी, अभी तक जो बहरहाल राहुल गांधी जी ने इशारा दिया है उसमें तो ऐसा लगता है कि वो शायद बड़े दिल से सोचने वाले हैं और देश को जोड़ने के लिए और बीजेपी की नीतियों के खिलाफ वो मजबूती से लड़ने का इशारा दे रहे हैं। वक्त बताएगा। अच्छा, महाराष्ट्र में मैं एक बार और बता देता हूँ कि राहुल गांधी जी को लोग लाइक कर रहे हैं, मगर उनके जो स्थापित नेता है, वो स्थापित नेता को आज भी लोग लाइक नहीं करते, क्योंकि उनकी जो
मगरूरी की भाषा होती है, उनका जो अक्खड़पन होता है, उनका जो जनता में मिक्स न होने का उनका जो तरीका है कि हम तो उनके नाम से जीत जाएंगे, हमको जनता से कोई लेना देना नहीं, ऐसे नेताओं को बाजू में करना पड़ेगा, निर्दयता से करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो प्रस्तापितों के विरोध में एक माहौल पैदा हो गया है। जो स्थापित और प्रस्तापित है, जो जनता से दूरी बना के रखे, उसके विरोध में एक माहौल पैदा हो गया है। उन लोगों को बाहर निकाल के नए लोगों को चांस देना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बात तो हम पत्रकार के तौर पर भी बहुत अरसे से देख रहे हैं कि सरकार से बाहर आने के बाद भी वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करते हैं, कांग्रेस के जो बड़े लीडर रहे हैं, कि जैसे उन्हें कभी जनता से कोई वास्ता नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी यानी कमी की बात है। इस कमी को दूर करना होगा और राहुल गांधी जी को इस पर गौर करना होगा। अच्छा, अभी महाराष्ट्र में कुछ बहस चल रही है, वो क्या कुछ है, धर्मवीर और स्वराज रक्षक, ये क्या है, जरा बताइए आप, चूंकि महाराष्ट्र से आप बेहतर बता सकते हैं। देखो, ये इनके जो लोग होते हैं जो धर्म के लिए लड़ते, मंगल पांडे धर्म के लिए लड़े थे, सावरकर धर्म के लिए लड़े थे, ठीक है, गोडसे धर्म के लिए लड़ा था। ये सब जो लोग धर्म के लिए बढ़ते हैं उनको राष्ट्र नेतृत्व देने का प्रयास ये लोग करते हैं और पूरी पुरजोर तरीके से करते हैं। हमारे जो लोग होते हैं, अन्य भाजपा और संघ के विचारधारा से अन्य जो लोग होते हैं, ये जो लोग स्वराज्य के लिए लड़ते हैं, राज के लिए, स्वराज्य का मतलब है जनता का राज, जल जंगल जमीन और जानवर का सबको उपयोग हो, समान उपयोग हो, सबको समान समान अवसर मिले, सबको समान हिस्सा मिले, इसके लिए जो लोग लड़ते हैं, इनको ये धर्म का, जाति का सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हैं। आप देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव के नेता, मुलायम सिंह यादव के नेता, मायावती जी दलितों की नेता, शरद पवार मराठों के नेता, मगर इनके जो नेता होते हैं गडकरी जैसे, वो देश के नेता। आप देख लीजिए ये क्या मामला है भाई। ये प्रोजेक्शन की बात है, ये प्रोजेक्ट किया जाता है उस तरह से। जी जी जी। तो ये बड़ी कमी है जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। जी, विपक्षी पार्टियों को एक सुर में बोलना पड़ेगा कि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मणों के नेता, बोलना पड़ेगा। ये नहीं बोलते हैं ना, क्योंकि वो जातिवाद का आरोप आप पे लगाते हैं। सबसे ज्यादा जातिवादी तो वही है। आप देख लीजिए, हाईकोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, रसूखदार पदों पर बैठे हुए लोग, इनके वक्त कौन है? इन्होंने पूरी ब्यूरोक्रेसी पर, न्याय व्यवस्था पर और सारी व्यवस्था पर, मीडिया व्यवस्था पर अपना कब्जा कर लिया और अपनी जाति के लोग प्लेस किए। और ये अपन ने बोला तो हमको बोलेंगे कि तुम जातिवादी हो। भाई, हम जातिवादी नहीं है, हम सच्चाई बता रहे। और जातिवादी बोलोगे हमको तो आप क्या हो? आप किस तरीके से बात करते हो? आप किस तरीके से स्थापित होते हो? एक पर्टिकुलर अल्पसंख्यक जाति सारे महकमे में स्थापित है, और मेरिट के आधार पर अगर आप बोलोगे तो जहां पर ये आपका मेरिट नहीं चलता, वो जहां आपको पुरुषार्थ बताना पड़ता है। कितने मेडल इन लोगों ने स्पोर्ट्स में लाए, कितने फौज में इन्होंने पराक्रम के परमवीर चक्र और वीर चक्र और ये सारे दिए? बिल्कुल नहीं। मगर ये अपना प्रचार उस तरीके से करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि जिन संभाजी महाराज के लिए, छत्रपति संभाजी महाराज के लिए ये विवाद खड़ा हुआ, वो संभाजी महाराज को जिस तरीके से औरंगजेब ने मारा, औरंगजेब ने उनको मनुस्मृति की पनिशमेंट के अनुसार मारा है। आप समझ लीजिए, इस्लामिक पनिशमेंट के अनुसार नहीं मारा। और वो पनिशमेंट इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण की हत्या की थी। ब्राह्मण इसलिए कि गद्दार हो गए थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के विरोध में षड्यंत्र किया था, सोयराबाई के विरोध में, सईबाई के विरोध में, सोयराबाई के विरोध में षड्यंत्र किया था, और खुद संभाजी राजे के विरोध में भी षड्यंत्र किया था। वो षड्यंत्र में पकड़ के इन्होंने ब्राह्मणों को हाथी के पांव के नीचे कुचला दिया था। उन्होंने संस्कृत सीखा था और संस्कृत में ग्रंथ रचना की थी, बुद्ध भूषण जैसे ग्रंथों की उन्होंने रचना की थी। और उसके बाद में ब्राह्मणी कार्य में जो मुसलमान हो गए थे, कुछ लोग प्रेशर में हो गए थे, प्रलोभन में हो गए थे, उनको फिर से हिंदू बनाने का काम किया। अब ये ब्राह्मणवध, संस्कृत को सीखना और ब्राह्मणीकरण में हस्तक्षेप, इसमें मनुस्मृति में साफ साफ लिखा है कि देह दंड मतलब मौत की सजा होगी। और मौत की सजा भी कैसी? नाखून खींचना, आंखें फोड़ना, चमड़ी को छील डालना, ऐसी 40 दिन उनको यातनाएं दी थी। ये यातनाएं मेरे हिसाब से कुरान में नहीं है। ये यात्राएं सारी की सारी मनुस्मृति में है। और ये 3 अगर गुनाह किए, 3 में से एक भी गुनाह किया तो ये पनिशमेंट देते हैं। और ये तीनों के तीनों गुनाह संभाजी राजे ने किए, इसलिए उनको ये सजा मिलनी चाहिए। ऐसे ये लोग उनके ऊपर आरोप लगाते थे।
जिनको ये धर्म रक्षक बोलते हैं, उनके बारे में ये प्रचार कर रहे थे अब तक, अभी 30-40 साल तक ये बहुत तीव्रता से प्रचार कर रहे थे कि संभाजी राजे की विवाह बाह्य संबंध थे, हमारे संभाजी राजे नशेड़ी थे और मुगलों के साथ मिलके उन्होंने शिवद्रोह भी किया था, धर्मद्रोह भी किया था और उन्होंने देशद्रोह भी किया था, ऐसे बोल रहे हैं। और उसके बाद में उनको सर्टिफिकेट भी आते रहे कि वो धर्मवीर थे, उन्होंने 40 साल इसके लिए उन्होंने सेक्रीफाई किया, 40 दिन यातना इसलिए सही कि औरंगजेब कह रहे थे कि आप मुसलमान बन जाओ और उन्होंने मना किया। नहीं, विवाद ये नहीं था। विवाद ये था कि औरंगजेब चाहते थे कि उनके मिनिस्ट्री में, उनके पूरे सरदारों में कौन सरदार आपका हितैषी है जिसके वजह से हम हार रहे, लगातार हार रहे, उनके नाम औरंगजेब जानना चाहते थे। ये पहला बात थी जो बताना नहीं चाहते थे छत्रपति राजे। दूसरा उनका ये काम था कि इतनी सारी लूट आपने सूरत से लेके हर जगह की जो लूट की है उसका पैसा कहाँ रखा है, वो पैसा हमको दे दो। वो दो बातों के लिए 40 दिन इनको यातनाएं दी गई और ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि आप मुसलमान बन जाओ, मैं मेरी बेटी से आपकी शादी करा दूंगा। औरंगजेब को जो बेटियां थी या औरंगजेब की जो बहनें थी वो संभाजी राजे से उम्र में कई बड़ी थी, तो इतनी बड़ी लड़कियों से विवाह करने का ना औरंगजेब बोलेगा, क्योंकि औरंगजेब ने विवाह नहीं किया था उनका, किसी बहन का विवाह या किसी बेटी का विवाह उन्होंने नहीं होने दिया। वो इसलिए कि उनके सामने झुकना पड़ेगा या अपने लिए वो काउंटर बन जाएंगे, उनके राज्य के लिए वो प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे, इसलिए नहीं किया। यह औरंगजेब की राजनीति थी। मगर ये कहना कि उनको हिंदू मुसलमान बनाने के लिए उन्होंने फोर्स किया और वो मुसलमान नहीं बने इसलिए उनको यातनाएं देकर मारा, ये झूठ फैलाने का काम ये लोग करते हैं। सच बात ये है कि उनको जो राज के भेद पूछे गए थे, जो राज के बारे में उनका राज पूरा टूट जाए इसके लिए जो भेद जानना चाहा था, उनके अपने मिनिस्ट्री में उनके इसमें बैठे हुए सरदार जो उनको मदद करते थे उनके नाम जानना चाहता। ये दो चीजों के वजह से, दो कारणों की वजह से औरंगजेब ने उनको, ये जो लोग हैं, ये कौन लोग हैं? तो ये सारे लोग वो है जो रामदासी संप्रदाय से आते थे और रामदासी संप्रदाय के मुख्य शिष्य थे रंगनाथ स्वामी। और ये रंगनाथ स्वामी रायरीकर ने ये सारा षड्यंत्र रचा। जब औरंगजेब ये करने को तैयार नहीं थे तो ये वहां धरना दे के बैठ गए और इन्होंने बोला कि संभाजी राजे को हमने पकड़वाया है, उनके सारे रिश्तेदारों को हमने फितूर बनवाया है और उसके कारण इनको सजा हमारे तरीके से होने चाहिए। तो मनुस्मृति के अनुसार उनको सजा दी गई। हाथ औरंगजेब के होंगे मगर किताब और दिमाग जो था वो इनका था। ये नहीं समझते, ये चीज बाहर ना आ जाए। बिल्कुल, ये तो बात बहुत साफ है कि खुद औरंगजेब के दरबार में बड़ी पोजीशंस में लोग ब्राह्मण थे और हमने पिछले दिनों बात भी की, जो बहुत जानकार हैं शमसुल इस्लाम साहब, उन्होंने बाकायदा उनके नाम टोडरमल और कौन कौन वो सारे नाम भी बताए। तो ये इतिहास को तोड़ मरोड़ करके किसी भी तरह से आज अपनी पोजीशन सियासत में, हुकूमत में बनाने की कोशिश करने का जो ये आरएसएस, जिस औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिरों को दिया बत्ती और मेंटेनेंस के लिए, जिसको कहा जाता है कि बुत को तोड़ने वाला था, बुत शिकन था, ये वो बुतों की पूजा करने के लिए अपनी सारी जमीन देता है, उनको जमीनों के गांव देता है, उसका टैक्सेशन देता है। तो ये प्रतिमाएं भंजन करना, प्रतिमाएं झूठी निर्माण करना, ये इनका धंधा है और इस धंधे के अनुसार ये काम करते। तो ये बहरहाल बहुत ही असल में आजकल जिस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए अंधभक्त तैयार किए जा रहे हैं, उसमें तो सवाल करो आज का, उधर जवाब आएगा नेहरू ने ये कर दिया, फला ने ये कर दिया, उस जमाने में औरंगजेब ने ये कर दिया। आज की प्रॉब्लम्स का हल कुछ ना बताना, इस तरह से चीजों को पेश करना, इसमें कब तक इनके पास में आज के सवालों के हल नहीं है। इनके पास तो एक तो स्वर्ग और नर्क है, या तो फिर इनके पास में 1000-5000 साल का पहले का इतिहास है। वर्तमान में तो इनको लूट के खाने के सिवा और कुछ नहीं है। आपको मंदिर में अब जाओगे तो मंदिर में, धर्म में, राजनीति में इनका भगवान पैसा है और इसके लिए सत्ता में भी ये पैसे के लिए आते हैं, ये बेहतरी के लिए नहीं आते हैं।
किसी का अच्छा हो जाए इसलिए नहीं आते हैं। ये जिसको धर्मवीर समझा रहे थे उसका बदनामी करने का काम जितना पुरजोर इन्होंने किया उसका दूसरा और किसी ने नहीं किया। जी जी। और देश की रक्षा के साथ समझौता जिस तरह से किया जा रहा है चीन के बारे में, हमें याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बयान दिया था, ना हमारे यहाँ कोई घुसपैठ हुई है, ना कोई आया है, ना आएगा, इस तरह की बातें। और अब उन्होंने कह दिया कि साहब 1 इंच भी जमीन कोई नहीं कब्जा कर सकता। लेकिन हकीकतें बिल्कुल उसके अलग हैं। सैटेलाइट इमेजेस आ चुकी हैं, बहुत सी पाबंदियों के बावजूद मीडिया से ऐसी रिपोर्टें आ चुकी हैं कि सैकड़ों किलोमीटर जमीन अरुणाचल प्रदेश में हो या लद्दाख में चीन के हाथों में जा चुकी है। लेकिन जब हमारी ही सरकार ये नहीं बताएगी कि देश पर विदेशी लोगों का कब्जा हो रहा है, तो कब तक आखिर ये इस तरह से नुकसान बढ़ेगा? ये बहुत ही सोचने समझने की बात है। अब जो बात नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं, शरद पवार जी कह रहे हैं, उस पर विपक्ष एक साथ आ पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। एक बात छोटी सी मैं बताना चाहता हूँ। जी जी। महाराष्ट्र के 1 जनवरी को, कल के दिन में महाराष्ट्र में 1 जनवरी को हजारों लड़के भगवान के मंदिरों में गए और ये बोला कि हम किसान पुत्र है, हमको लड़कियां नहीं मिल रही है, तो हम क्या हमारी शादी हो जाए, इसलिए भगवान तू कुछ कर। हाँ, ये देखिए किसानी के प्रति, किसान के व्यवसाय के प्रति जितनी दुर्दशा हो रही है उसका एक जिंदा उदाहरण है ये। बहुत दुर्दशा। किसान किस तकलीफ से गुजर रहा है। हर फसल के बाद में उसके सर पर कर्जा और बढ़ जाता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे कि दूसरे लोग काम करते हैं, हर महीना कुछ ना कुछ उनकी जेब में आता ही है, लेकिन वहां बिल्कुल ये यकीन नहीं होता कि पूरे साल काम करें और कुछ बचेगा भी। और 82,000 रुपए हर किसान पर कर्जा हो गया, 82,000 रुपए। और जब फसल आती है उस वक्त एक्सपोर्ट पर पाबंदी। और हमने देखा कश्मीर के सेब कितने ट्रकों में सड़े, और दूसरे आलू और प्याज वाले और दूसरे फसलों वाले किसान भी असल जिस वक्त उनकी फसल की कीमत मिलने वाली होती है उस वक्त उनके सर पर ये कानून लगा दिया जाता है कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। किस किस तरीके से किसानों को अपनी जमीन छोड़ करके भागने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है, ये देखने की बात है। किसानों के खिलाफ कानून वापस हो गए, लेकिन साजिश अभी रुकी नहीं है, थमी नहीं है, ये चीज समझने की है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।